अमेरिका के इलाके सैन फ्रांसिस्को के समुंदर के दरमियान एक जजीरे नुमा एक जेल है जिसे आज हम अल्केट्राज प्रिजन के नाम से जानते हैं। इस प्रिजन को दुनिया का सबसे महफूज तरीन एक ज़माने में समझा जाता था और इस प्रिजन को आइलैंड के दरमियान बनाने का मकसद ये था कि कोई भी कैदी चाह कर भी इस जेल से फरार ना हो सके, क्योंकि आसपास इस आइलैंड के चारों तरफ समुद्र था और इसका ठंडा पानी जो कि दूर दूर तक फैला हुआ था। और इस जेल में अमेरिका के खतरनाक तरीन कैदियों को लाकर रखा जाता था, जिनमें से उस दौर में मशहूर जमाना गैंगस्टर अमेरिका का अल कैपोन तक को इसी जेल में लाकर बंद किया गया था। पुलिस को तो काफी यकीन था क्योंकि इसकी काफी ज्यादा टाइट सिक्योरिटी थी और यहाँ से भाग जाने का तो सवाल ही नहीं था पैदा होता। लेकिन इनका सारा भरम तब टूटा जब 1962 की रात जून को एक ही रात में तीन कैदी यहाँ से फरार हो गए। ये सारा वाकया क्या था आज की मैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करता हूँ इस प्लान के ये 4 मास्टरमाइंड लोग, जिनमें से एक कैदी का नाम है एलन वेस्ट, फ्रैंक मॉरिस और ये 2 भाई जिनके नाम हैं जॉन एंगलिन और क्लेरेंस एंगलिन है। एलन वेस्ट इस जेल का सबसे पुराना कैदी था, जिसकी वजह से उसको इस जेल के बारे में काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन थी। और फ्रैंक मॉरिस 13 साल की उम्र से ही जेल की हवा खा रहा था, क्योंकि वो बचपन से ही क्राइम की दुनिया में ऐसे मुलव्वस हो गया। और एंड पे ये 2 भाई एंगलिन ब्रदर्स, जिन्हें बैंक की रॉबरी के जुर्म में इस जेल में इनको बंद किया गया। इस जेल से भागने की प्लानिंग इन्होंने 1960 में ही शुरू कर दी। सबसे पहले इस जेल से भागने का आइडिया एलन वेस्ट ने ही इन तीनों को बताया, लेकिन इनके प्रॉब्लम सबसे बड़ी पहले ये थी कि ये तीनों सिर्फ लंच टाइम पर आपस में ये बातचीत किया करते थे। इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ये ठीक तरह से लंच टाइम पर इस प्लान को डिस्कस नहीं थी कर सकते। लिहाजा उनकी पहली कोशिश ये थी कि किसी तरीके इनके चैम्बर चारों एक साथ इकट्ठे कर दिए जाए। तो उन्होंने जेल की एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट की और लकीली इनको चारों के चैम्बर्स एक साथ ब्लॉक बी में इनको शिफ्ट कर दिया गया। और इसके अलावा इन्होंने जेल के तमाम रास्तों का इन्होंने थोड़ा थोड़ा करके इन्होंने जायजा लेना शुरू कर दिया। इनकी मुख्तलिफ इन्होंने छोटी इंफॉर्मेशन इन्होंने अपने दिमाग में नोटिस करना शुरू कर दी। और उसके बाद इन कैदियों ने जेल के चेम्बर्स के अंदर बहुत ही एक खास पॉइंट पर इन्होंने नोटिस किया जहाँ से भागना इनका मुमकिन हो सकता था। इन चारों के चेम्बर्स के अंदर एक वेंटिलेशन ग्रिल लगी हुई थी, जिसे जेल की हवा क्रॉस हो सके, इस वजह से इसको बनाया गया था। तो इन कैदियों ने सोचा कि हम इस वेंटिलेशन ग्रिल्स को तोड़कर यहाँ से ऐसे फरार हो सकते हैं। लेकिन इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इन वेंटिलेशन ग्रिल्स को तोड़ने के लिए इनके पास कोई प्रॉपर औजार नहीं था। लेकिन इसका भी हल इन्होंने ये निकाला कि इन्होंने जेल से कुछ चुराए हुए चम्मच की मदद से इन्होंने ये वेंटिलेशन ग्रिल्स को तोड़ना शुरू कर दिए। और ये काम ये बड़े ध्यान से और बड़े ही दिमाग लगाकर किया करते थे। इन कैदियों में से हर वक्त कोई ना कोई इन चम्मच से तोड़ने के दौरान कोई ना कोई कैदी हर वक्त इन पर जेल के गार्ड्स पर नजर रखता था। और जैसे ही कोई जेल का गार्ड चैम्बरों के करीब आता था, ये फौरन अलर्ट हो जाते थे और इन वेंटिलेशन ग्रिल्स को मुख्तलिफ चीजों से छुपा दिया करते थे, जैसा कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ज्यादातर गिटार वगैरह से इन्होंने ये सारी ग्रिल्स छुपाई। और ये काम ज्यादातर म्यूजिकल आवर्स के दरमियान भी किया जाता था, जिससे म्यूजिक के शोर की वजह से इन ग्रिल्स को तोड़ने की आवाज ना आ सके। तो ऐसे ही करते करते इनको तकरीबन 2 साल गुजर गए। तो बिलाहिर 1962 11 जून की रात को ये 3 कैदी यहाँ से फरार हो गए और पीछे अपने तकिए पर ये 3 नकली डमी हेड्स यहाँ पर छोड़ गए। ये डमी हेड्स सोप और सीमेंट के मिक्सचर से इन्होंने बनाया था और इन पर इन्होंने असली इंसानी बाल लगाए थे। ये बाल इन्होंने जेल में से ही चोरी किए थे। इनमें से एक कैदी जिसका नाम था क्लेरेंस एंगलिन, ये जेल में इन कैदियों के बाल भी काटा करता था और बाल काटने के दौरान ही उसने थोड़े थोड़े ये बाल इकट्ठे किए थे। अब ये वेंटिलेशन ग्रिल्स को खोलकर ये
एक कॉरिडोर की तरफ ऐसे पहुंच गए जहां उनके सामने एक ड्रेन पाइप लगा हुआ था। वो ड्रेन पाइप से भी होकर ये तीनों कैदी इस जेल की छत पर पहुंच गए, लेकिन इनका जो चौथा साथी था जिसका नाम था एलन वेस्ट, वो अपनी ग्रिल्स को सही तरह से तोड़ नहीं सका, जिसकी वजह से वो अंदर ही फंसा रह गया। बाकी 3 कैदी जेल की रूफटॉप पर पहुंच गए और इन्होंने एक और पाइप के जरिए इन्होंने जेल की छत से नीचे आ गए और उसके बाद इन्होंने जेल की काफी टाइट सिक्योरिटी से किसी तरीके से बचकर इन्होंने एक और 15 फुट ऊंची एक फेंस को पार किया। और अब इनके सामने सबसे बड़ा एक चैलेंज था, वो ठंडा समुद्र जो कि दूर दूर तक फैला हुआ था। और अब ये पॉइंट था कि इसी सिचुएशन में अब ये तो कैदी तैर के तो कभी जा नहीं थे सकते, लेकिन ये काफी मास्टरमाइंड थे इस प्लान के। इन्होंने इस चीज का भी प्लान बनाया हुआ था। जेल के हिस्से में एक काफी देर से एक वर्कशॉप पर ये कैदी काम करते थे, जहाँ से इन्होंने कुछ रेन कोट्स वगैरह चुराए और उन्होंने सुई धागे और स्टीमिंग से इन्होंने इन रेन कवर्स को आपस में जोड़कर एक हवा भरने वाली एक कश्ती बनाई और इसी पर बैठकर ये तीनों कैदी रातों रात इस आइलैंड से फरार हो गए। लेकिन पुलिस को काफी घंटों के बाद सुबह इनको पता चला। जब सुबह असेंबली हॉल में इन्होंने नोटिस किया कि यहाँ पर 3 ये कैदी कम हैं, तब इन्होंने इनके चेम्बर्स के पास गए। जैसे ही वो डमी हेड्स के करीब गए, उनको थोड़ा सा शक हुआ। उन्होंने फौरन इन चेम्बर्स को खोला और डमी हेड्स देख के उनके होश उड़ गए। पुलिस ने जब मजीद इन्वेस्टिगेशन किया तो उनको पता चला 3 के बजाय 4 के चेम्बर्स की वेंटिलेशन ग्रिल्स डैमेज हैं। वो चौथा था वो एलन वेस्ट, उसने भी एस्केप करने की कोशिश की थी लेकिन वो नाकाम हो गया था। पुलिस ने फौरन उसको पकड़कर उस पर प्रेशराइज किया। अब तक एलन वेस्ट को भी समझ आ गई थी कि मेरा अब बचने का रास्ता अब कोई नहीं है, लिहाजा उसने कोऑपरेट करने का फैसला किया और पुलिस को ये सारा अपना प्लान बता दिया। लेकिन एलन वेस्ट को ये नहीं था पता कि ये आइलैंड से बोट बनाकर किधर जाएंगे। इनका तो प्लान सबसे पहले ये था कि ये आइलैंड को पार करके कुछ इन्होंने कपड़े चुराने थे और एक कार और कुछ पैसे वगैरह, जिससे ये आगे और मजीद भाग सके। अब तक इस केस के पीछे अमेरिकन पुलिस के अलावा यूएस मार्शल और एफबीआई तक इस केस के पीछे पड़ गई हुई थी। पुलिस और एफबीआई को कुछ देर के बाद समुद्र में कुछ इनका सामान मिला, जैसा कि बोट वगैरह और कुछ इनकी फैमिलीज फोटोज वगैरह, जिससे ये अंदाजा लगाया जाने लगा कि शायद ये समुद्र में डूबकर ही मर गए होंगे। लेकिन ये इनकी सबसे बड़ी भूल थी। कोई भी डेड बॉडी 3 से 4 दिन के बाद बॉडी पानी की सरफेस पर फ्लोट करने लग पड़ती है, लेकिन इनकी बॉडी को तलाश काफी महीनों से किया जाने लगा, लेकिन इनमें से किसी की लाश का कोई सुराग नहीं मिला। तो एफबीआई की फिर से इस केस पर दौड़े लग गई, लेकिन इनका इसके बाद इनको कोई भी ऐसा सुराग नहीं मिला जो इनके ठिकाने तक ले जाए। एफबीआई और पुलिस एंगलिन ब्रदर्स की फैमिली तक भी काफी ज्यादा इन पर नजरें जमाए रखी हुई थी, शायद उससे कोई टिप मिल जाए, लेकिन उससे भी कोई फायदा ना पहुंचा। और इनका जो तीसरा साथी था फ्रैंक मॉरिस, उसके बारे में भी कुछ नामो निशान उसका ना पता चला। एफबीआई ने तंग आकर इस केस को 15 साल के बाद इस केस की फाइल हमेशा के लिए क्लोज कर दी। लेकिन यूएस मार्शल आज भी इस केस के पीछे पड़ा हुआ है और बताया ये भी जाता है कि एंगलिन ब्रदर्स के बड़े भाई ने अपनी मौत के वक्त अपनी बहनों को ये बताया था कि आपके दोनों भाई बिल्कुल ठीक हैं और महफूज जगह में हैं। और उसके अलावा इन फैमिलीज को खत और लेटर्स वगैरह भी आते थे जिनमें एंगलिन ब्रदर्स के साइन होते थे और इनका पैगाम होता था कि हम बिल्कुल फाइन हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसे तस्वीरें भी वायरल हुई जिनमें बताया गया कि ये दोनों एंगलिन ब्रदर्स हैं, लेकिन इन सारी तस्वीरों में कई तस्वीरों में ना तो ये पहचाने जा रहे थे और ना ही इनकी एज एग्जैक्ट आइडेंटिफाई हो रही थी। और इस वाकये की कुछ अरसे के बाद अल्केट्राज प्रिजन को मार्च 1963 में इसको हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और ये आज भी अनसॉल्व केसेस में से एक है। और आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आप ऐसी ही मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करना।
मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।